गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म में हमने 3 गुणधर्म पढ़ लिए थे। सबसे पहला पढ़ लिया था हमने वाष्पदाब में सापेक्ष अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन, और अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब। परासरण दाब पढ़ने से पहले हम लोग परासरण और विसरण के बारे में सीख रहे थे। विसरण में लिखो यह गैसों व द्रवों दोनों में होता है। यह विलयनों का गुणधर्म है। यह विलयनों का गुणधर्म है। विलयन मतलब द्रवों का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विसरण में लिखो विसरण की प्रक्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की प्रक्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि परासरण में लिखो परासरण की क्रिया संपन्न कराने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण में अणु अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गमन करते हैं। परासरण में लिखो इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। विसरण में क्या होता है? विसरण में मैंने बताया था, जैसे यहां पर कोई परफ्यूम छोड़ दी जाए तो परफ्यूम के अणु क्या होंगे, यहां से जाएंगे, यहां उसका घनत्व तो ज्यादा होगा, और यहां से वो जाएंगे दूर की साइड, क्योंकि दूर की साइड घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम। तो अधिक घनत्व से कहां जाते हैं, वो कम घनत्व की ओर। लेकिन यदि हम बात करें परासरण की, तो परासरण में क्या होता है, जैसे एक विलयन है, ये विलयन के अंदर हमने लगा दी यहां पर अर्धपारगम झिल्ली या एसपीएम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अर्धपारगम झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पर हमने 2 विलयन भर दिए हैं। इस वाले विलयन को हमने नाम दे दिया 1 नंबर, और इस वाले को कितना दे दिया, 2 नंबर। इसकी सांद्रता है C1, इसकी सांद्रता है C2। हमने ऐसा मान लिया कि C1 सांद्रता ज्यादा है। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि C2 ज्यादा है, लेकिन हमने अभी क्या मान लिया, C1 ज्यादा है किससे, C2 से। जब C1 की सांद्रता ज्यादा है तो बताओ इसमें विलय के अणु ज्यादा होंगे, और इसमें विलय के अणु क्या होंगे, कम होंगे। इधर विलय के अणु ज्यादा है तो विलायक कम होगा, यहाँ विलायक क्या है, अधिक। जब इधर विलायक ज्यादा है तो विलायक के अणु इधर कम सांद्रता से कहां जाएंगे, अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। इसलिए परासरण में हमेशा विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जबकि विसरण में क्या होता है, अणु क्या होते हैं, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गमन करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अणु संख्या गुणधर्म, और अणु संख्या गुणधर्म में अगला गुणधर्म है परासरण दाब। तो हम लोगों ने अभी समझा परासरण क्या होता है, अब हम समझते हैं परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फिर से समझ लो कि परासरण क्या होता है। जैसे हमने कोई विलयन ले लिया, इस विलयन के अंदर हमने यहां पर लगा दी है अर्धपारगम झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमने इसमें इस साइड भर दिया एक विलयन जिसकी सांद्रता है कितनी, C1। यहां पर हमने दूसरा विलयन भर दिया जिसकी सांद्रता कितनी है, C2। अब जो सांद्रता ज्यादा होगी उस साइड विलायक के अणु आएंगे उधर कम सांद्रता की ओर से। मान लिया यहां पर C1 ज्यादा है, C2 क्या है, कम। तो बताओ विलायक के अणु C2 से कहां जाएंगे, C1 की ओर जाएंगे। विलायक के अणु जाएंगे, केवल विलय के अणु जाएंगे क्या, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलेंगे, अब हमने क्या किया, ऊपर की साइड एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, एक लोहे का टुकड़ा टाइप का होता है जिसके द्वारा हम दाब लगाते हैं किसी भी वस्तु पर, या किसी सिलेंडर के अंदर क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पिस्टन। 11th हमने काफी यूज किया था इसको। तो यदि हम इस पिस्टन से इसके ऊपर दाब लगाएं, क्या लगाएं, तो जब इसके ऊपर दाब लगेगा तो ये जो विलयन है वो नीचे की साइड दबेगा। यहां से आ रहे थे विलायक के अणु और आपने इधर से दाब लगाया,
तो विलायक के अणु आना थोड़ा कम हो जाएंगे। आपने इसमें और दाब लगाया तो विलायक के अणु और कम हो जाएंगे। तो हमें तब तक दाब लगाना है जब तक विलायक के अणु इधर आना बिल्कुल बंद ना हो जाए, ठीक है। और फिर हमें दाब वहां पे छोड़ देना है। तो जितना दाब हमें लगाना पड़ेगा उसमें, जब तक विलायक के अणु आना बंद ना हो जाए, उसी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना हम दाब लगाते हैं उसी न्यूनतम दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब, और इसको दर्शाया जाता है पाई के द्वारा। वह न्यूनतम आधिक्य बल जिसको विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश रुक जाता है, कोमा परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। कक्षा 11 में हमने पढ़ी थी, एक समीकरण पढ़ा था हमने, आदर्श गैस समीकरण। कौन सा पढ़ा था? बताओ क्या होता है? अरे बोलो। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। इसी समीकरण से हम लोग परासरण दाब निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर तो होता है पी होता है प्रेशर यानी कि दाब, वी होता है आयतन, एन होता है मोलों की संख्या, आर होता है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, टी होता है तापमान। हमने क्या किया, इस वी को, आयतन को यहां से उठाया और इसके नीचे कर दिया, तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू एन बटे वी आर टी। अच्छा, पी क्या है? दाब, एन है मोलों की संख्या, वी है आयतन। अच्छा, मोलों की संख्या बटे आयतन, ये हम इसको मोलरता बोल सकते हैं। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहते हैं। तो ये एक्चुअली में मोलरता है। क्या है? मोलरता मतलब सांद्रता। तो सांद्रता को हम सी बोल सकते हैं, तो ये हम लिख देंगे पी इक्वल टू सी आर टी। अब इसी दाब को कहा जाता है परासरण दाब, और इसको हम अलग एक सिंबल से दर्शाते हैं, इसका नाम क्या है? पाई। तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी आर टी, ठीक है। टी, यहां पर आर क्या चीज है? सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। मान लिया हमने यहां पर इस प्रकार की ट्यूब ले ली है, हमने इस प्रकार की यहां पर क्या ली? नली ले ली है। नली में यहां पर भरा हुआ है क्या? एक विलयन। अब विलयन में वो यहां पर हमने क्या लगा दी है? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली हम लगाएंगे, दो हमें विलयन इसमें भरेंगे, इधर C1 इधर क्या भरा है? C2। जिसकी सांद्रता कम होगी वहां से अधिक सांद्रता की ओर क्या जाएंगे? विलायक के अणु जाएंगे। तो मान लिया विलायक के अणु उधर से उधर जा रहे हैं, तो जैसे ही विलायक के अणु उधर जाएंगे तो इसका लेवल तो बढ़ जाएगा और इसका लेवल कम हो जाएगा। तो इनके मान में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। ये हमने मान लिया कि एच अंतर आया इसकी हाइट में। आपको यदि यहां पर दाब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक पिस्टन के द्वारा हम इधर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक विलायक के अणु उधर आना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो तुम्हारे द्वारा कितना बल लगाया गया, कितने क्षेत्रफल पर, इसके द्वारा भी हम दाब निकाल सकते हैं। तुमने पढ़ा होगा कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल के लिए हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर m इंटू ए, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब नीचे की तरफ यहाँ पर क्या गति हो रही, तो त्वरण किसके बराबर हो जाएगा? g के बराबर। तो f की जगह हम क्या रख सकते हैं? mg बटे a। तो हम इसको परासरण दाब को यहां से भी निकाल सकते हैं mg बटे a, और ऐसे भी निकाला जा सकता है। देखो ये रख लिया दोनों सूत्र, ये इसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। हमें यहाँ पर आर का मान निकालना, तो आर बराबर हो जाएगा पीवी बटे एन टी। आर बराबर हो जाएगा पीवी बटे एन टी, ठीक है, क्योंकि एन और टी हम इधर से लेके गए तो कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। यदि आपने यहाँ पर दाब एटीएम में लिया है, किसमें लिया है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे एटीएम। और जो आयतन है, आयतन को आपने लीटर में लिया है, किसमें लिया है? नीचे मोलों की संख्या को मोल में लिया है और ताप को लिया है केल्विन में। तो इकाई बताओ आर की क्या हो जाएगी? लीटर एटीएम बटे मोल केल्विन। तो यदि ये इकाई दी गई है लीटर एटीएम बटे मोल केल्विन, तो आर का मान होता है 0.821। कितना होता है? और यदि जूल में इकाई दी जाए, किसमें दी जाए, तो आर का मान हो जाएगा 8.314। एक मिनट, आर का मान हमने कितना लिखा था?
यहाँ एक जीरो और है, इसमें एक जीरो लगा देना, वहां पर नोट में उसको सही कर लो। 0.0821। अब बताओ, हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी बिलियन पढ़ रहे हैं, तो बिलियन में हमें क्या दिया जाएगा, जूल दिया जाएगा कि लीटर एटीएम दिया जाएगा? लीटर वाला दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग बिलियन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो यहाँ पर परासरण दाब निकालने समय हमें कौन सा मान रखना है इसका? और यदि हम लोग 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम आर का कौन सा मान रखेंगे, क्योंकि वहां पर हम ऊर्जा निकालते हैं। तो चलो एक सवाल लिखो न्यूमेरिकल। निम्नलिखित विलयनों का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। पहला लिखो 300 केल्विन पर 0.2 मोलर ग्लूकोज का विलयन, 127 डिग्री सेल्सियस पर 30% W/V यूरिया का विलयन। परासरण दाब निकालना हमको, और परासरण दाब निकालने का सूत्र हम लोगों को पता है। परासरण दाब यानी कि पाई इक्वल टू होता है CRT। तो यदि आपको कहीं से भी इन तीनों की जुगाड़ हो जाए, किस किस की? सांद्रता की, R के मान की और तापमान की, तो हम क्या निकाल सकते हैं? परासरण दाब निकाल सकते हैं। तो पहले वाले प्रश्न में देखो, तापमान तो दिया गया सीधा सीधा 300 केल्विन, तो इसका मान दिया गया। R का मान हमको पता है, सांद्रता दी गई है, पहले से दी गई है कि नहीं, तो निकाल सकते हो कि नहीं? सीधा गुणा करना है। क्या करना है? तो देखो, हमने C का मान कितना रख दिया, 0.2, यानी कि सांद्रता में दी गई थी इतनी मोलर। R का मान 0.0821, तापमान दिया गया 300 केल्विन। गुणा करने पर कितना आया था? 4.926। ठीक है। अच्छा, दाब है ये, दाब किस में आएगा? दाब की स्टैंडर्ड इकाई एटीएम। हम लोग आर का मान रखना है, उसमें भी एटीएम था, तो यहां पे भी क्या आएगा? एटीएम। एटीएम को बोलते हैं एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल। दूसरे में हमको क्या क्या चीज दी गई है, पहले ये देख लो। आपको परासरण दाब निकालना है, तो क्या सांद्रता हमको दी गई है? सांद्रता दी गई है 30% W/V, ये सांद्रता ही तो है। भार आयतन प्रतिशत है, ये क्या है? R का मान तो हमें पता रहता है, और T का मान भी दिया गया है। लेकिन हमें यहाँ करना क्या है, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें हर चीज हम स्टैंडर्ड मान रखते हैं उसका। सांद्रता का स्टैंडर्ड मान होता है मोलरता। क्या होता है? तो यहां मोलरता दी गई है, क्या हम पहले क्या करेंगे, भार प्रतिशत को मोलरता में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? या फिर हम डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि 30% का मतलब क्या होता है? यूरिया। इसका मतलब यह है कि आपके पास बिलियन होगा 100 मिलीलीटर, उसमें बिले यानी कि यूरिया कितना है? 30% या 30 ग्राम। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में 30 ग्राम यूरिया उपस्थित है या बिले उपस्थित है। तो तुम्हें क्या पता चल गया? एक तो पता चल गया इसका द्रव्यमान बिले का, और बिलियन का आयतन पता चल गया। तो बताओ, जब द्रव्यमान पता है, आयतन पता है, क्या हम मोलरता निकाल सकते हैं? जो द्रव्यमान बटे आयतन द्रव्यमान करके मोलों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि यूरिया है ना, ये यूरिया का द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान होता है 60, तो आ जाएगा 1/2, और यहां से आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से, पाई इक्वल टू होता है CRT। सी का मान हमको नहीं पता, लेकिन हम लिख सकते हैं N/V इंटू RT। एन का मान भी नहीं पता हम लोगों को, तो हम लिख सकते हैं बिले के मोलों की संख्या बटे बिले का द्रव्यमान बटे बिले का आणविक द्रव्यमान। यहां पर हम लिखेंगे आयतन, यहां लिखेंगे R इंटू T। आयतन मिलीलीटर में दिया गया हमको, तो हम यहां पर मिलीलीटर लिख देंगे, ऊपर कितने का गुणा कर देंगे? 1000 का। या फिर मैंने डायरेक्ट प्रतिशत W/V से हमने मोलरता बदलने के लिए एक सूत्र लगवाया था मैंने, उसमें आप 10 का गुणा कर दो और उसके आणविक द्रव्यमान से भाग दे दो। ठीक है, लिखवाया था ये, उससे भी हम निकाल सकते हैं सीधा। अब बताओ यहां पर हमें क्या क्या चीज दी गई है। पहले तो हम इसका मतलब लिखेंगे, अभी लिखना किसी को नहीं है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 30% W/V का अर्थ है 100 मिलीलीटर बिलियन में 30 ग्राम यूरिया विलेय है, यूरिया विलेय है। इसलिए पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? बताओ, W/V की जगह तो आ जाएगा 30
और आर की जगह आया 0.0821। तापमान कितना आएगा बताओ जल्दी से? 127 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें किसमें बदलना पड़ेगा? केल्विन में। तो कितना जोड़ेंगे? 273। तो कितना आएगा? 400 इंटू 1000 बटे में देखो एम बी का मान। अब यूरिया के लिए आणविक द्रव्यमान का मान कौन कौन नहीं निकाल सकता? सबको पता है ना? यूरिया का सूत्र बताओ। NH2CO NH2। तो इसलिए इसका द्रव्यमान आएगा 60 ग्राम प्रति मोल। और आयतन आपको दिया गया कितना? 100 मिलीलीटर। अब सॉल्व कर लो उसको। तो आंसर आ जाएगा 164.2 ATM, क्योंकि ये परासरण दाब है। चलो एक न्यूमेरिकल और लिखो। 290 केल्विन पर 290 केल्विन पर ग्लूकोज के 290 केल्विन पर ग्लूकोज के 1.8% 1.8% बिलियन का परासरण दाब 2.4 वायुमंडल है। और देखो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो आणविक द्रव्यमान निकालने वाले मैंने सूत्र में पहले भी बोला था कि तुमसे यदि पूछे जाए कि विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो सीधा हमें वो नहीं बताना जो हमें रटे हुए पहले से याद है, क्योंकि वो द्रव्यमान यदि पहले से वही होता तो पूछते ही क्यों? उसमें संयोजन या वियोजन में हो सकता है कि कुछ अणु कम ज्यादा हो जाए, तो उसका द्रव्यमान थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 180 के आसपास ही कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। सबसे पहले तो बोला गया है 290 केल्विन पर, तो सीधा सीधा हमको ताप दिया गया है, तापमान का मान 290 केल्विन। तो इसको आपको कहीं बदलना है क्या डिग्री सेल्सियस वगैरह में? सीधे सीधे केल्विन में दिया गया है। और बोला गया है 1.8% बिलियन का, मतलब कि बिलियन की सांद्रता दी गई हमको 1.8%। और इसका परासरण दाब हमको बोला गया कितना? 2.4 वायुमंडल यानी कि ATM। तो पाई का मान इस बार पहले से दिया गया है और इसमें सांद्रता दी गई है 1.8%। तो हमें निकालना है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना है? यानी कि MB का मान निकालना है। अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने सूत्र देखा था, पाई बराबर क्या होता था? CRT। अच्छा, C का मान हमको दिया गया है क्या? दिया तो गया है 1.8। कितना दिया गया है? 1.8%। लेकिन वो 1.8% वो परसेंटेज में दिया गया है। हमको अब क्या निकालना है? मोलरता। क्या निकालना है? तो 1.8% का मतलब लिखेंगे वहां पर क्या होता है। तो 1.8% का मतलब क्या हुआ? 100 मिलीलीटर बिलियन में 1.8 ग्राम विलेय, यानी कि विलेय क्या दिया गया इसमें? ग्लूकोज। ग्लूकोज उपस्थित है। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन ये होना चाहिए थी कि सर 1.8% में हम परसेंट कौन सा मानेंगे? W/W, W/V या V/V? अब इसमें ये तो नहीं कहा गया ना कौन सा परसेंट। हमने तीनों प्रतिशत इसमें पढ़े हैं। हमने भार प्रतिशत भी पढ़ा है, आयतन प्रतिशत भी पढ़ा है और भार आयतन प्रतिशत भी पढ़ा है। तो हम यहाँ पर कौन से प्रतिशत का इस्तेमाल करेंगे? मैंने तुमसे पहले भी बोला था जिस प्रतिशत की हमें आवश्यकता होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो आपको नीचे तो आयतन चाहिए, ऊपर क्या चाहिए? द्रव्यमान या मोलों की संख्या। तो वो किससे आ सकती है? W/V से। तो हम यहाँ 1.8 जो प्रतिशत है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो यहां हम लिखेंगे क्या? 1.8% ग्लूकोज बिलियन का अर्थ है, बताओ क्या अर्थ है इसका? 100 मिलीलीटर बिलियन में 1.8 ग्राम, ग्राम क्या आएगा? ग्लूकोज उपस्थित है। आप विलेय है उपस्थित है, वो एक ही चीज है। ठीक है, घोला हुआ है, पर्यायवाची हम कितने में ले सकते हैं उसके। पाई इक्वल टू आ जाएगा क्या? CRT
यहाँ पर लिखेंगे एन अपॉन बी आर टी। एन का मान हमको नहीं पता, हम लिखेंगे द्रव्यमान बटे आर द्रव्यमान इंटू वी आर इंटू टी पाई। तो यहाँ आपको पाई का मान दिया गया 2.4, डब्ल्यू बी का मान 1.8, आर का मान 0.0821 290 बटे एम बी, ये तो हमें निकालना ही है, और वी का मान 100 मिलीलीटर। तो यहां से एम बी का मान बताओ, एम बी आएगा ग्राम प्रति मोल में, किसमें आएगा, क्योंकि आयतन द्रव्यमान है ये। ऊपर 1000 का गुणा भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर में दिया गया है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 178.56 ग्राम प्रति मोल। तो देखो परासरण दाब हम लोग पढ़ रहे हैं। अब परासरण दाब को मापने की एक विधि है जिसका नाम है बर्कले हार्टले। क्या नाम है, बर्कले हार्टले। दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बर्कले, दूसरे का नाम क्या था, हार्टले, ठीक है। इन लोगों ने मिलके क्या बनाई, एक मशीन बनाई, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या मापते हैं, परासरण दाब को मापा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने जो विधि बताई उसमें क्या बनाया, एक संयंत्र बनाया, उसके द्वारा हम लोग परासरण दाब माप सकते थे। ये विधि बहुत पहले से हट चुकी है सिलेबस से, 2019 में ही हट गई थी। जब से एनसीईआरटी की बुक चलना स्टार्ट हुई है तब से ये सिलेबस में हट चुकी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये है ही नहीं टॉपिक। लेकिन एमपी बोर्ड की जो पहले बुक चलती थी पहले, उसमें ये टॉपिक था। तो बहुत से जो पुराने टीचर हैं वो अभी भी उनका माइंड चेंज नहीं हुआ है, वो पूछ लेते हैं मतलब बर्कले हार्टले क्या है। तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें उन्हें आंसर देना है कि बर्कले हार्टले के द्वारा हम लोग परासरण दाब माप सकते हैं, ये उसको मापने की एक विधि है। इसमें होता क्या है वो शॉर्ट में तो समझ लो थोड़ा सा बस। यहां पर एक क्या होता है, इस प्रकार से बीकर रहता है, वो इस प्रकार से रखा है बेलनाकार, कैसा होता है, इसके अंदर एक और बीकर होता है बेलनाकार। अंदर की साइड है वो छोटा बेलन है, ऊपर की साइड है वो बड़ा बेलन है। जिस पदार्थ का आपको परासरण दाब निकालना है उसको भरा जाता है इस छोटे बेलन के अंदर, ठीक है। छोटा बेलनाकार जो संयंत्र है ये बना रहता है अर्धपारगम झिल्ली का, किसका, तो ये इसकी दीवारें बनी होंगी अर्धपारगम झिल्ली की, ठीक है। ये जो बड़ा वाला गोला है इसके अंदर छोटा वाला गोला रख रहता है, और ये बना हुआ किसका, अर्धपारगम झिल्ली का, और इसके अंदर क्या बना हुआ है, वह विलयन जिसका आपको क्या निकालना है, परासरण दाब। अच्छा, आसपास जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है इसमें हम भर देते हैं शुद्ध जल। क्या भर देते हैं हम लोग, जल। और एक नली हम इधर लगा देते हैं, यहां पर एक नली इस साइड लगा दी जाती है। इस नली के द्वारा ये ऊपर वाले बेलन में लगी, किसमें लगी है, यहां से पानी लेके आया जाता है, पानी। तो हम पानी भरते हैं इसमें, तो ये भर जाएगा पूरा। पानी भरने के मान लिया हमने यहां तक लेवल इसका भर दिया, ठीक है। जैसे ही ऊपर वाले बेलन में पानी भर जाएगा, अंदर क्या है विलयन, तो सांद्रता किसकी ज्यादा होगी, इस वाले विलयन की। ऊपर वाले विलयन की सांद्रता क्या होगी, कम, क्योंकि वहां तो शुद्ध जल भरा हुआ है, मतलब विलायक ही विलायक है, क्या है वहां पर। अब हुआ क्या इसमें, यहां पर तो भरा है विलयन जिसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा। यहां पर केवल पानी भरा है, इसकी सांद्रता क्या है, कम। तो बताओ अर्धपारगम झिल्ली में से किसके अणु निकलेंगे, जल के अणु। किसमें जाएंगे, इस विलयन के अंदर जाएंगे। कहा जाएंगे, जैसे ही ये विलयन के अंदर जाएंगे तो बताओ पानी का लेवल कम हो जाएगा। पानी का लेवल कम होगा तो यहाँ जो पानी पहले से था वो खिसक के कहाँ जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक लगा रहता है पिस्टन। क्या लगा रहता है, पिस्टन के द्वारा दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, ठीक है, दाब लगाएंगे। और दाब लगाकर ये लेवल जो नीचे हो रहा है उसको कहां उठाएंगे, वापस से ऊपर। जब तक पुराने वाले लेवल तक पहुंच जाएगा तब तक आप दाब लगाते रहो इस पर। और इसके साथ पिस्टन के साथ लगा रहता है मीटर। क्या लगा रहता है, इस मीटर को बोलते हैं हम लोग दाब मापी। क्या बोलते हैं, तो जितना आपने दाब लगाया वो दाब मापी पढ़ लेता है, उसी को बोलते हैं हम लोग परासरण दाब।
तो इस प्रकार से काम करता है क्या बर्कले हार्टले संयंत्र। अच्छा, परासरण की प्रक्रिया तुमने डेली लाइफ में देखी है क्या? परासरण की प्रक्रिया डेली लाइफ में बहुत जगह तुमने देखी होगी, जैसे कि किशमिश जो होती है उसको आप पानी के अंदर डुबो कर रख दो तो वो फूल जाएगी। कारण क्या है? परासरण। यदि उसी किशमिश को आप नमक के पानी में रख दो तो वो सिकुड़ जाएगी। कारण क्या है? परासरण। क्या है? कभी देखा है ऐसा? अच्छा, या फिर तुमने कभी बहुत ज्यादा पानी में काम किया हो तो देखा हो कि हाथ की उंगलियां होती हैं वो उनमें पानी भर जाता है, फूल सी आती हल्की हल्की। एक साल पूछा गया था पेड़ पौधों में जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी जाता है, क्या जाता है? पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो वहां उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, वो जड़ के द्वारा खींचते हैं पानी। तो वहां भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? परासरण प्रक्रिया का। किसका? यदि गाजर है, क्या है? गाजर को आप रख दो बाहर गर्मी में तो वो सिकुड़ जाती है और ढीली पड़ जाती है वो। यदि उसी गाजर को डाल के आप पानी में डुबो दो तो फिर से क्या हो जाएगी? वो ताजा ताजा लगेगी तुम्हें। ठीक है, तो तुम देखा सब्जी वाले भैया थोड़ी थोड़ी देर में पानी छिड़कते रहते हैं उस पर, देखा कभी? ताकि तुम्हें सब्जी कैसी लगे? थोड़ी ताजा लगे। ठीक है, तो अच्छा, जो लोग ज्यादा नमक वाला खाना खाते हैं बहुत से लोगों को बीमारी हो जाती है, तो उन्हें क्या होता है, ज्यादा नमक उन्होंने खा लिया तो क्या होता है, नमक अपनी तरफ पानी खींचेगा। तो कुछ जगहों पर तो उन्हें क्या हो जाता है, पानी ज्यादा भर जाएगा उनके कोशिकाओं में। तो जब किसी जगह पर पानी ज्यादा भर जाएगा तो वहां पर सूजन आ जाती है। क्या आती है? और इस बीमारी को बोलते हैं एडिमा। नमक खाने, स्वस्थ मनुष्य की बात नहीं कर रहा मैं। नमक खाएं, यदि तुम किसी चीज की अति करोगे या नति करोगे दोनों ही नुकसानदायक है। ठीक है, किसी भी काम में देख लो, किसी भी कार्य की अति और नति दोनों ही नुकसानदायक है। पढ़ाई की भी देखो, पढ़ाई तुम बहुत ज्यादा ही पढ़ाई करोगे, हाँ तो तुम्हें खेलना भी जरूरी है थोड़ा। ठीक है, आसपास अपने दोस्तों यारों से बातें करना जरूरी, सामाजिक माहौल भी उसमें ढलना जरूरी है। और या तुम पढ़ाई ना करो, सीधा 15-15 दिन बाद किताब उठा रहे हो, ठीक है, तो भी वो खतरनाक है। पौधों में जल जड़ों से अन्य भागों तक परासरण के कारण पहुंचता है। तो चलो, इतना आज के लिए काफी है।